नमस्कार, मैं दिनेश राजन से आपके लिए यूपी टेट पर्यावरण अध्ययन का जो ईवीएस होता है 30 नंबर होते हैं यूपी टेट में, तो उसका रिवीजन लेके आया हूँ। जिसे आप कहिए मैंने जो क्लास में आपको पढ़ाया था अपनी कोचिंग में, उस क्लास का पूरा रिवीजन क्विक लेक्चर में आपको प्रारंभ से ही मैं बताने का प्रयास करूँगा। देखते हैं ये जो पर्यावरण अध्ययन का पहला लेक्चर है, इसमें क्या देखें हम। देखिए पर्यावरण अध्ययन, पर्यावरण ये कैसे बना है इसका पहले तो प्रारंभ देखिएगा। तो पर्यावरण का प्रारंभ हम देखने का प्रयास करेंगे एक डायग्राम से। देखिएगा ये डायग्राम हम बना रहे हैं, ये आपके कुछ अंग हैं पर्यावरण के जो मिलके बनाते हैं पर्यावरण। पहला तो है वायुमंडल, पहला क्या है वायुमंडल। एक मिलता है हमें स्थल मंडल यानी जमीन, स्थल मंडल, और एक वाटर बॉडी मिलती हैं यानी जलमंडल, जलमंडल है। और एक और है इम्पोर्टेंट भाग, आपको याद आ रहा होगा, जैवमंडल। जैवमंडल यानी आपका बायोस्फीयर। देखें तो इसको हम कहते हैं एटमॉस्फेयर, इसको कहते हैं लिथोस्फीयर, इसको कहते हैं हाइड्रोस्फीयर, इसको कहते हैं बायोस्फीयर। ये चार चीजें आपको दिख रही होंगी, देखिएगा इमेज से। ये चारों चीजें मिलकर कहीं ना कहीं ये गोले देखो पर्यावरण को क्रिएट कर रहे हैं, पर्यावरण को बना रहे हैं। तो ये पर्यावरण है, आपका बेसिक कॉन्सेप्ट ये है। देख लीजिए पर्यावरण इन चारों चीजों से मिलकर बन रहा है। वायुमंडल का भी भाग इसमें है, स्थल मंडल यानी जमीन का भाग भी है, और आपका जैवमंडल का भाग यानी जीव जगत का भी भाग है, और जलमंडल तो है ही, हाइड्रोस्फीयर जल ही जीवन है, सुना होगा। तो पर्यावरण देखो ये बन गया, यानी इन सब से मिलके पर्यावरण बना है, और हमें यही सब चीजें पढ़ लेनी है। हो गया पर्यावरण। पर्यावरण के हम सिलेबस की बात करते हैं, देखिएगा सिलेबस ये रहा आपके सामने, यानी लिथोस्फीयर पढ़ना है हमें, एटमॉस्फेयर पढ़ना है, हाइड्रोस्फीयर पढ़ना है, और बायोस्फीयर पढ़ना है, यही सब चीजें। अब इन्हें में क्या क्या, ये वायुमंडल है ना, धरती का ऊपर का भाग। धरती से ऊपर हमें क्या क्या मिलता है, गैसें मिलती हैं, जलवाष्प मिलती है, धूलकण मिलते हैं, और इसी में हम एक और अध्ययन कर लेते हैं किसका, वायुमंडल की परतें। इसी से क्वेश्चन आता है, ध्यान रखिएगा। अभी हम जस्ट इनके जो बेसिक कॉन्सेप्ट स्टार्ट करने के बाद पहला टॉपिक यही उठाएंगे। बने रहिएगा वीडियो के साथ अंत तक ध्यान से, और नोट बनाते जाइए अगर पहली बार आप वीडियो देख रहे हैं तो। वायुमंडल की परतें पढ़ेंगे, इसमें गैसें पढ़ेंगे, कौन कौन सी ज़्यादा हैं, कौन सी कम मात्रा में है, कौन सी इंपॉर्टेंट गैस है, ये भी हम देखेंगे। स्थल मंडल में क्या देखेंगे, यानी जमीन वाले भाग, कौन कौन से, पर्वत, पठार, मैदान, ये भाग हैं हमारे जो लिथोस्फीयर में इंपॉर्टेंट है। इसी के अंतर्गत कक्षा 6 यूपीएससी किताब में लिखा हुआ है, प्राथमिक उच्चावच, द्वितीयक और तृतीयक, यानी महाद्वीप, महासागर, पर्वत, पठार, मैदान, फिर बनी हुई नदियों से स्थल आकृतियां, वो उच्चावच भी हमें इसी के अंतर्गत पढ़ने हैं। यानी पर्वत, पठार, मैदान, पर्वत पूछ लेता है, अभी आया था शायद यूपी टेट जो 28 नवंबर को हुआ और कैंसिल हो गया, उसमें था ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। तो ये पर्वत के अंतर्गत हमें सब पढ़ लेने हैं। तिब्बत का पठार याद होगा, दक्कन का पठार याद होगा, गंगा यमुना का मैदान याद होगा, सुंदरवन का डेल्टा जो प्लेन है वो याद होंगे, तो वो सब लिथोस्फीयर के भाग हैं। फिर हम देखते हैं जलमंडल। हाँ देखिएगा, अगर वीडियो स्पीड में है तो स्लो कर लीजिए, सेटिंग में दिया गया था ऑप्शन, और अगर तेज करना है तो तेज कर लीजिएगा, स्लो हो तो अपने अकॉर्डिंग आप देखिएगा वीडियो को। ओके, देखिएगा इसका जलमंडल का नाम हम सुने हैं हाइड्रोस्फीयर। इसमें हमें क्या पढ़ना है, इसमें हमें महासागर पढ़ने हैं, यानी वाटर बॉडी जो आपका जल से निर्मित है, झील पढ़नी है, इसमें नदियां पढ़ लेनी है, यानी जलमंडल जो है वाटर से संबंधित आकृतियां हैं, उसका अध्ययन हम इस मंडल में करेंगे। ठीक, अब देखो जैवमंडल, जैवमंडल यानी बायोस्फीयर, बायोस्फीयर यानी जीव जगत, यानी इस और इस मंडल में या इस मंडल में, इन तीनों में जहां जहां जीव है, फौना और फ्लोरा है, नोट कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन आ सकता है। फौना और फ्लोरा इस जैवमंडल में, यानी जैविक घटक इसमें हम पढ़ेंगे, वो फौना हो या फ्लोरा हो, यानी वनस्पति हो या जीव जंतु हो, इन सब में पढ़ेंगे। ये है हमारा बेसिक स्ट्रक्चर पर्यावरण का। अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लिया होगा, ये बना लीजिएगा और समझ लीजिए। यहाँ हम गौर करें तो ये चारों बबल जो है ना, स्थलमंडल, वायु, जल और जैव, ये सब मिलकर पर्यावरण बना रहे हैं। ठीक, यानी सबका एक अपना महत्व है, ये तो समझ गए। अब देखो क्या हम एक बबल को हटा लें, यानी जलमंडल को या जैवमंडल को या स्थलमंडल को, इन तीनों में से किसी एक को हटाने का प्रयास करें, जैवमंडल को मान लीजिए हटा रहे हैं, तो क्या पर्यावरण रहेगा, नहीं रहेगा, यानी इसका रहना जरूरी है। ठीक, इसको देखें, इसको हटाएं जलमंडल, तो जलमंडल के बगैर भी पर्यावरण कुछ नहीं है।
यानी सीधा सा कॉन्सेप्ट है, सबका रहना जरूरी है। किसी एक के अभाव में पर्यावरण सुचारू रूप से संचालित नहीं हो सकता, यानी पर्यावरण का जन्म नहीं हो सकता। समझ गए? फिर हम बेसिक पढ़ें तो पर्यावरण के दो प्रकार आ जाते हैं, मानव निर्मित और प्राकृतिक। प्राकृतिक में जैविक अजैविक चले जाते हैं, मानव निर्मित तो मानव हो जाएगा। तो इसके हम पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे, ठीक है। अब हम इसको में से, इन चारों में से, देखिए आपको ये चार हैं, चारों में से हम उठाते हैं पहले वायुमंडल को, ठीक है। अब वायुमंडल को हम देखते हैं, वायुमंडल का आप नोट बना लीजिए। वायुमंडल में प्रमुख गैसें देखेंगे, परतें देखेंगे, और भी चीजें जो इंपॉर्टेंट हैं वो देखेंगे। डालिए हेडिंग वायुमंडल। पर्यावरण में पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट भाग है हमारी दृष्टि से, तो हमने वो पहले उठाया, क्या है उसका नाम? वायुमंडल। वायुमंडल जो है क्या है? देखिए, हाँ, वायुमंडल पढ़ रहे हैं, पर्यावरण का बेसिक आप पता है, परिधन, आवरण, ये चीजें हम पढ़ेंगे, जैविक अजैविक घटक, पूरा ये कॉन्सेप्ट आएगा। लेकिन पहले जो ये बड़े ग्लोबल देखे ना, वो देख रहे हैं। तो वायुमंडल देख रहे हैं, वायुमंडल यानी एटमॉस्फेयर। इसमें प्रमुख गैसें कौन कौन सी हैं ये देख रहे हैं। पहले गैसें सर्वाधिक गैस कौन सी है? नाइट्रोजन। पहली गैस जो सर्वाधिक वायुमंडल में है, कितने परसेंट है? 78%, 78%, नोट कर लीजिएगा। 78% के बाद हमारी है जीवनदायिनी गैस ऑक्सीजन। यानी ऑक्सीजन का परसेंटेज पूछ लेता है एग्जाम कभी बार, यूपी टेट बेसिक एग्जाम जो शिक्षक भर्ती के वो पूछ सकते हैं। तो 20.99%, यानी 21, लगभग 21 दे दे तो भी ऑप्शन सही है, यानी इतने परसेंट ऑक्सीजन। फिर हमारी तीसरी गैस है, कौन सी है? आर्गन। वायुमंडल में ये परसेंटेज है, ये ध्यान से नोट कर लीजिए, याद भी करना होगा। 0.93% या प्रतिशत भाग आर्गन गैस का है। चौथी गैस है कार्बन डाइऑक्साइड, यानी CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। ये आपकी चौथी गैस है वायुमंडल की, ऑक्साइड। जो मात्रा कितनी है देखिएगा, 78, 20, 9, फिर 0.0 के बाद आने लगे, यानी 100 के करीब आ गए हैं हम। और देखिए इसका परसेंटेज 0.03%। देखिएगा ये जो CO2 है इसका परसेंटेज, और यही ग्लोबल वार्मिंग के लिए ज्यादा उत्तरदायी बताई जाती है। देखो, गर्मी, पृथ्वी का औसत तापमान जो 15 डिग्री सेल्सियस है, हाँ ये क्वेश्चन आप ध्यान रखिए, पृथ्वी का औसत तापमान 15 डिग्री सेल्सियस है पृथ्वी का, ये नोट कर लीजिए कहीं। तो ये आपका फैक्चुअल डाटा, वहां से नोट कर लीजिए। और ये ध्यान रखें, पृथ्वी का ग्लोबल वार्मिंग यानी कहते हैं ना तापमान बढ़ रहा है, ग्लेशियर पिघल रहे हैं, तो ये देखिए CO2 में वृद्धि हो रही है, यानी 0.03 से 4 हो गया है CO2 लगभग, अगर जांच करें अब हम। तो ये इतनी परसेंट में बढ़ने से पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है तापमान, तो हमारे ग्लोबल वार्मिंग जैसी कंडीशन सामने आ रही है। तो आप ये समझ गए होंगे लगभग गैसों का परसेंटेज। हम ग्लोबल वार्मिंग चैप्टर को कभी और ओपन करेंगे, लेकिन यूपी टेट की दृष्टि से हम जल्दी से ये पढ़ लिए हैं और आपने लगभग याद कर लिए होंगे। ये महत्वपूर्ण प्रमुख गैसें हैं वायुमंडल की। और भी गैसें हैं जैसे हाइड्रोजन है, हीलियम है, ओजोन है, नियोन है, क्रिप्टॉन है, कुछ गैसें और हैं, लेकिन परसेंटेज उनका और डाउन चला गया है, लेकिन इतने में ही पूछा जाता है, तो ये एग्जाम की दृष्टि से इतने इंपॉर्टेंट है। ये ध्यान रखें, यूपी टेट अकेले नहीं, किसी भी एग्जाम में ये बेसिक GS है, ये पूछा जा सकता है, इसलिए सभी एग्जाम की दृष्टि से पढ़िए, यूपी टेट अकेले की नहीं। ठीक है, इतना देख लिया आपने। अब हम चलते हैं वायुमंडल की प्रमुख परतों की ओर। जो परतें हैं, एक क्वेश्चन आता है कि परतें जो हैं उसकी विशेषता पूछ लेता है या उसका विस्तार पूछ लेता है। वायुमंडल में ही टॉपिक है एक, क्या? वायुमंडल की परतें। तो वायुमंडल की परतों का हम अध्ययन क्रम से करते हैं, एक एक परतें और उनका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। देखिए, पहले तो हम देखें, ये है आपकी पृथ्वी। ठीक, इस पृथ्वी के चारों ओर क्या है? गैसीय आवरण, यानी गैसें हैं। ये पृथ्वी के चारों ओर ही तो हैं, क्या कहते हैं? परिधन आवरण। पृथ्वी जो है वो आवरण की तरह ढका हुआ है, किससे? चारों ओर गैसों से। तो गैसों की जो लेयर बाय लेयर है, यानी इसको हम यहाँ देखें तो सभी जगह है ना लेयर, पैसे पूरे चारों ओर। तो इसमें से हम एक अगर ये काट लें अपना, देखो, अरे यहाँ से काट लो, कहीं से भी काट लो पृथ्वी के चारों ओर, यानी पूरा एक वो ले लो पीस टाइप का टुकड़ा, जिससे पूरे वायुमंडल की गैसें निकल आएंगी। ठीक, यानी 1, 2, 3, 4, 5 ऐसी कुछ परतें हैं।
है ना, क्षोभ मंडल, समताप, ऐसे। तो हम एक पीस निकाल रहे हैं, ठीक, वो डिजाइन यहाँ बना रहे हैं और आपको ध्यान से समझना है और नोट भी कर लेना है, ठीक। समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स है, याद रखिएगा, कमेंट बॉक्स में डालिएगा, मैं वहाँ पर आपको कोशिश करूंगा कि आपको समझा सकूं। देखो हमने पृथ्वी ये बना ली यहाँ, पृथ्वी, और पृथ्वी के ऊपर ये बॉक्स, वही जो हम कह रहे थे पीस काटने वाला, तो ये हमने स्टार्ट किया और लेयर अपनी डिफाइन करनी, पहला, दूसरा, देखो पहली परत, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांच ही परतें हैं। शॉर्ट ट्रिक भी बताएंगे, कितने जल्दी याद करना है, आपको याद नहीं होती तो अभी भी इंग्लिश हिंदी दोनों में कराएंगे। देखिए कैसे, पहली परत है, पहली परत का नाम क्या है, क्षोभ मंडल। क्या नाम है, क्षोभ मंडल। ये इसी का नाम है ट्रोपोस्फियर। क्या नाम है इसका, ट्रोपोस्फियर, यानी क्षोभ मंडल। ये नोट करिएगा हिंदी इंग्लिश दोनों में, क्योंकि सीधे सीधे ट्रोपोस्फियर लिख देता है हिंदी में एग्जाम, वो आपको पढ़ना पड़ता है, नहीं तो कहेंगे हमने तो हिंदी पढ़ी थी, नहीं दोनों पढ़ी है इसका, ठीक। क्षोभ मंडल के बाद क्या नाम है दूसरी परत का, समताप मंडल। समताप मंडल को क्या कहते हैं, स्ट्रेटोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, ठीक है। फिर तीसरी लेयर है कौन सी, मध्य मंडल। अभी बिल्कुल ट्रैक से याद करेंगे, वेट करिए बस, जस्ट ये पूरा कर लें। मध्य मंडल, मध्य मंडल का नाम क्या है इंग्लिश में, मीसोस्फियर। क्या है, मीसोस्फियर, ध्यान से नोट कर लीजिएगा। फिर है आयन मंडल, आयन मंडल यानी आयनोस्फियर, आयनोस्फियर, देखिए ये लिख गया। एक और है बाह्य मंडल, बाह्य मंडल, बाह्य मंडल यानी एक्सोस्फियर। देखो नोट हो गए होंगे आपके, नोट करते जाइए ध्यान से, क्योंकि ऐसे पढ़ने से कोई फायदा नहीं जब तक कलम नहीं चले, यानी हाथों की मेमोरी में भी आप फीड कीजिएगा। साइकोलॉजी में पढ़ा होगा, हर मेमोरी में फीड करो तब ज़्यादा याद रहेगा, इसकी आंखों की और दिमाग की। इसलिए देखो, लिखो और पढ़ो, समझ गए होंगे, इसलिए नोट करते जाओ। देखो इनका विस्तार भी हम देखते हैं, 0 से 8 से 18 किलोमीटर तक इस परत का विस्तार है, 18 से 50 किलोमीटर तक इस परत का विस्तार है, यानी समताप मंडल। 50 से 80 किलोमीटर तक इसका विस्तार है, 80 से 640 किलोमीटर तक कौन सी परत का, आयन मंडल का विस्तार है, और इसका इन्फिनाइट तक यानी अनंत तक चला जाता है। इसकी अभी तक विद्वानों ने कोई सीमा फिक्स नहीं की है, ठीक। इतना समझ में आ गया होगा, 0 से 8 से 18, हाँ ये अभी बता दे रहे हैं 8 से 18 कैसे है, लेकिन आप इतना समझ गए होंगे 8 या 18 इतना विस्तार है क्षोभ मंडल का। समताप मंडल का क्षोभ मंडल से 50 किलोमीटर तक, समताप मंडल से मध्य मंडल का कितना है 80 किलोमीटर, 80 से 640, और ये अनंत तक है बाह्य मंडल। इतना समझ में आ गया। ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मीसो, आयनो और एक्सो, इसकी ट्रिक ये रही, टसमिस्क। क्या है, टसमिस्क, नोट कर लीजिए और याद कर लीजिए। इंग्लिश में आपको याद नहीं होता, ये रहा, क्या है इसकी ट्रिक, टसमिस्क। टी से ट्रोपोस्फियर, एस से स्ट्रेटो, एम से मीसो, आई से आयनो, एक्स से एक्सोस्फियर। बाह्य मंडल कितना आसान है, बस एक एफर्ट तो लगाइए, आपको एक प्रयास करना होगा, सब कुछ आसान हो जाता है। देखो याद हो गए ना, पांचों क्रम से भी हैं, और TSMIX, टसमिस्क यानी ट्रोपो, स्ट्रेटो, मीसो, आयनो एंड एक्सो, यानी ये पांचों परतें हो गई। एक एक की विशेषता के बारे में भी अभी डिस्कस कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ पर नोट करते जाइए, एक क्रम से नोट हो गया होगा। अब इसकी बात करते हैं 8 से 18 क्या है ये, ठीक, गौर करो। पृथ्वी ये है क्या, 0 डिग्री भूमध्य रेखा। हाँ रेखाओं के बारे में भी बताएंगे आएंगे, पहले आप देखिए, देखो गौर से, ये तो है क्षोभ मंडल, ठीक। ये भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें हमेशा कैसे रहती हैं, 90 डिग्री। तो वायु अधिक गर्म हो जाती है कहाँ, भूमध्य रेखा पर। फिर से गौर करें, ये क्या है, पृथ्वी, पृथ्वी को हमने 20 से बांटा, भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा से हम देखें क्षोभ मंडल की ऊंचाई 8 है और 18, 8 कहाँ है 18 कहाँ है, ये कॉन्सेप्ट देख रहे हैं। तो देखो सूर्य भूमध्य रेखा पर यानी इक्वेटर पर 90 डिग्री एंगल पर 12 महीने चमकता रहता है। कितने, 12 महीने। इस वजह से इस क्षेत्र की वायु गर्म होकर के क्षोभ मंडल की अधिक ऊंचाई तक चली जाती है। वो कितनी ऊंचाई तक, 18 किलोमीटर की ऊंचाई तक चली जाती है। तो भूमध्य रेखा पर
यानी इक्वेटोरियल जोन में जो ट्रोपोस्फीयर है उसकी ऊंचाई ज़्यादा है, यानी वो ज़्यादा अधिक ऊंचाई तक क्षोभमंडल का विस्तार कहाँ तक, 18 किलोमीटर तक। 8 किलोमीटर कहाँ है, ध्रुवों पर है, यानी पोल, जो आपके नॉर्थ ध्रुव और साउथ ध्रुव है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव है, वहां पर कितना विस्तार है, 8 किलोमीटर। और भूमध्य रेखा पर कितना है, वो है 18 किलोमीटर। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट समझ में आया। यानी तापमान अधिक होने के कारण वायु गर्म हो जाती है और अधिक ऊंचाई तक पहुंच जाती है, इस वजह से इसका विस्तार 18 किलोमीटर है और ध्रुवों पर 8 किलोमीटर। इतना कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम चलते हैं एक एक विशेषताओं पर, यानी क्षोभमंडल में क्या घटना घटित होती है और इसकी विशेषता क्या क्या है। ये क्वेश्चन में भी पूछा जाता है और सीधे सीधे पूछ लेता है। यहाँ एक बार फिर हम फोकस कर रहे हैं कि आप इंग्लिश हिंदी वाले दोनों नाम याद कीजिए। आपको नहीं हो रहा याद तो ऐसे कर लीजिए, ये याद हो गया। एक और हिंदी की ट्रिक हम बता दें, छोड़ सबको मैं आया बाहर। देखो ये भी याद है, अगर हिंदी में नहीं याद हो रहा तो छोड़ सबको मैं आया बाहर, छोड़ सबको मैं आया बाहर। लो ये भी ट्रिक है एक, ये हिंदी की है वो इंग्लिश की है, दोनों में रखना है तो दोनों रख लो, याद करो, क्योंकि इंग्लिश वाला भी पूछता है और हिंदी वाला भी क्रम पूछता है। ऑप्शन में ये रहेंगे ट्रोपोस्फीयर तो इंग्लिश वाला काम आएगा, ऑप्शन में ये रहेंगे हिंदी वाले तो ये काम आ जाएंगे। देखो छोड़ सबको मैं आया बाहर, छोड़ से क्षोभ मंडल रिलेट हो रहा है ना, लग रहा है ना कॉन्सेप्ट, छोड़ से क्षोभ मंडल, सब से समताप मंडल, मैं से मध्य मंडल, आह्या से आयन मंडल, बाह्य से बाह्य मंडल। अब बताइए कठिन कहाँ है, बस प्रयास कीजिए, मेहनत कीजिए, बराबर आपको सफलता मिलेगी। बस प्रयास यानी वो एफर्ट लगाना होगा, आपको मिलेगा सब कुछ। ठीक है, देखते हैं अब इनकी विशेषताएं। यानी पहली परत क्षोभ मंडल, इसकी विशेषता हेडिंग डालनी होगी और ध्यान से नोट करते जाइए। पहली परत है, पृथ्वी के पास है, नजदीक है, तो देखो गौर से, पहली परत हम यहाँ पर लिख रहे हैं क्षोभ मंडल। ठीक है, क्षोभ मंडल की बात करेंगे और यहाँ पर हम विशेषता यानी बादल बनना, क्या बादल, बिजली बनना यानी बिजली कड़कना, यानी बिजली की गड़गड़ाहट, बादलों की सब घटनाएं कहाँ हो रही है, यहाँ पर वर्षा होगी, यानी जो मौसम परिवर्तन की घटनाएं हैं, बिजली बने, बादल गरजे या कुछ भी एक्टिविटी, ओस पाला कोहरा, सभी घटनाएं यानी मौसम परिवर्तन, एक शब्द दे सकते हैं, क्या मौसम परिवर्तन। तो ये कहानी किसकी हो जाती है, क्षोभमंडल में। ये क्वेश्चन आया है, मौसम परिवर्तन संबंधी घटनाएं किस परत में होती हैं, क्षोभ। क्लियर हो गया होगा। यहाँ पर इतना एक कॉन्सेप्ट ऑफ 165 मीटर पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान कम हो जाता है। ये नोट कर लीजिए, सीधे सीधे पूछता है। यहाँ से पृथ्वी की धरातल से क्षोभमंडल की ऊंचाई पर हम अगर जाएं, कितना 165 मीटर, तो तापमान कितना कम हो जाएगा, कम होगा मित्रों, ध्यान रखो, कम होगा। क्या होगा, कम, यानी डाउन मारेगा तापमान। कैसे, 165 मीटर की दर से 1 सेंटीमीटर पर। क्लियर होगा, ये ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है। मौसम परिवर्तन घटनाएं आपको पता ही होगा, आंधियां, धूल, कुछ भी कह दे, ओस पाला कोहरा तुषार, जो भी कह दे, यहाँ पर घटना होगी। इतना समझ में आता होगा। अगर ओस कोहरा पारा होता है, यानी आपका ये धुंध भरी घटनाएं होती हैं, तो इस समय आपके जो हेलीकॉप्टर हैं, छोटे उड़ान वाले, या वो आपके क्या नाम वायुयान हैं, इसी वजह से इस परत में नहीं उड़ाए जाते हैं। आपको याद होगा अभी मोदी जी की जो घटना हुई थी, पंजाब में उड़ान भरना था उनका हेलीकॉप्टर को, लेकिन वो नहीं उड़ पाया था। क्यों, क्योंकि ओस ज़्यादा थी, कोहरा ज़्यादा था, धुंध छाई हुई थी, इस वजह से नहीं हुआ था। क्लियर। लेकिन अगर धुंध नहीं है, कोहरा नहीं है, तो क्षोभमंडल में ही हेलीकॉप्टर यानी छोटी दूरी के यान, वायुयान उड़ जाएंगे। और बड़े वायुयान समताप मंडल में, इसकी जो आपके बड़े बड़े जेट विमान हैं या लड़ाकू विमान हैं, सब के सब समताप मंडल में। अभी दूसरी लेयर में हम पढ़ने जा रहे हैं, यहाँ क्लियर रखिए, हम फिर रिपीट कर रहे हैं। क्षोभमंडल में छोटी दूरी में उड़ान भरने वाले जो हेलीकॉप्टर हैं वो उड़ते हैं। अगर वायुमंडल साफ है तो, मोदी जी की घटना याद कर लीजिए, वायुमंडल साफ नहीं था, हेलीकॉप्टर नहीं उड़ा। बाई रोड जाने में ये समस्या आ गई थी, आपको पता होगा, हाल ही की घटना है। ठीक है, आपने ये समझ लिया। अब बड़ी दूरी के यानी जो लड़ाई से संबंधित हैं, आपके जेट विमान हैं या आपके लड़ाकू विमान हैं, वो सभी के सभी इस मंडल में चलेंगे, क्योंकि इसमें मौसमी घटनाएं यानी मौसम संबंधी परिवर्तन नहीं होते हैं। तापमान समान रहता है, इसमें क्या है, तापमान परिवर्तन हो रहा लगातार। तो यहाँ पर गौर कर लीजिए,
ये पहली परत है, ये दूसरी परत है। दूसरी परत का नाम क्या है? समताप मंडल। समताप मंडल में क्या हो रहा है? तापमान समान है, टेम्परेचर समान है। एक और चीज यहाँ पर नोट कीजिएगा। कौन सी चीज? 15 से 35 किलोमीटर तक ओजोन गैस की अधिकता है। यहाँ गौर कर लीजिए, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है और कंफ्यूजन भी ज्यादा से ज्यादा होता है इस पर। नोट कीजिए, समताप मंडल की बात कर रहे थे। तापमान कैसा रहता है? समान रहता है। वायुयान या जो भी बड़े दूरी के वायुयान है उड़ाने के लिए यहाँ पर सहायक होते हैं। भले ही यात्री विमान हो, जैसे इंडिया से जाता है और जाना अमेरिका है, तो वो किस में जाएगा? समताप मंडल में, ना कि इसमें, क्योंकि इसमें मौसम परिवर्तन की घटना हो सकती है कभी भी, और पायलट को दिक्कत समस्या का सामना करना पड़ सकता है, तो इसमें ही होगा। समझ गए? क्वेश्चन आता है वायुयान उड़ाने में सहायक परत कौन सी है? समताप मंडल। ठीक, अब आते हैं इस पॉइंट पर। इसमें जो ज्यादातर पूछा जाता है ओजोन परत या ओजोन गैस की अधिकता। यहाँ देखिए, यहाँ पे ओजोन परत है नहीं, लेकिन आपका क्वेश्चन कराने के लिए ऑप्शन में रखता है ओजोन परत, लेकिन वो ओजोन गैस की अधिकता इस परत में केंद्रित है। नोट कर लीजिए, ध्यान से देख लीजिए। और इसका विस्तार 15 से 35 किलोमीटर तक है, यानी 15 से 35 किलोमीटर तक ज्यादा ओजोन गैस केंद्रित है। क्लियर है? यहाँ पर एक क्वेश्चन हम फिर से बताए गए हैं, जो फैक्चुअल डाटा था, जैसे हमने अभी 165 वाला बताया। यहाँ ओजोन की जो मापक इकाई है वो डॉब्सन यूनिट है, इसे लिख लीजिए कहीं। ओजोन की मापक इकाई क्या है? डॉब्सन यूनिट है। क्लियर है? ऐसे कुछ क्वेश्चन आते रहेंगे, हम बताते रहेंगे। और यहाँ पर गौर हो गया होगा, आपने देख लिया होगा क्षोभमंडल, समताप मंडल, दोनों चीजें क्लियर हो गई। ठीक है, अगला देखते हैं हम। समताप मंडल के बाद मध्यमंडल, यानी तीसरी लेयर है मध्यमंडल यानी मेसोस्फीयर। क्या है? मध्यमंडल यानी मेसोस्फीयर। गौर कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट लेयर है ये। मध्यमंडल है, बीचों बीच है, इसलिए देखो, दो ऊपर दो नीचे। ठीक, इसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं? शीतल मंडल। क्या कहते हैं? शीतल यानी कोल्ड, ठंडा। देखा, यहाँ पर क्या था? तापमान परिवर्तन हो रहा था, यहाँ पर तापमान समान। अब यहाँ पर तापमान गिरने लगा, इसलिए कोल्ड हो गया, ठंडा। माइनस में तापमान चला जाता है। ठीक, तो यहाँ पर एक घटना हो जाती है, क्या? उल्का पिंड जलते हैं। उल्का पिंड का जलना, ये बहुत इंपॉर्टेंट घटना है। क्वेश्चन आता है, उल्का पिंड जलकर किस परत में नष्ट होते हैं? तो ध्यान रखिए, मध्यमंडल, मेसोस्फीयर। क्यों? ये कॉन्सेप्ट समझने वाला है, दिमाग से सोचिए थोड़ा सा। ये शीतल मंडल है, ठंडा है। यहाँ पर आप देखें कॉन्सेप्ट क्या छिपा हुआ है, उल्का पिंड जलकर नष्ट होते हैं। ठीक, क्यों होते हैं? क्योंकि शीतल मंडल है। शीतल मंडल यानी ठंडा, ठंडे में कण गैसों के पास पास आते हैं, यानी सघन गैसें पाई जाती हैं, यानी घनी है गैसें। ऐसे देखिए, क्लास में अगर हम बैठे हैं, सर्दी है तो पास पास बैठेंगे, क्यों? एनर्जी को खर्च नहीं करेंगे, इसलिए पास पास बैठेंगे, जिससे एनर्जी रहे और गर्मी रहे। समझ रहे ना? ऐसे ही यहाँ पर गैसों के कण पास पास रहते हैं, क्योंकि गर्मी नहीं है। गर्मी होती तो गैस का आयतन बढ़ जाता है और कण दूर दूर भागते हैं, लेकिन यहाँ तो सर्दी है, तो गैसें केंद्रित हैं, यानी आपस में वहीं सघन हो रही हैं। और जब उल्का पिंड कोई चला आता है तो यहाँ फ्रैक्शन होता है ज़्यादा। जैसे क्लास में भीड़ है, ज़्यादा लोग बैठे हैं, हम भागें दौड़ से, तो आप क्या होंगे? टकराएंगे, फ्रैक्शन होगा। वैसे ही कंडीशन यहाँ है, गैसों के कण पास पास हैं, तो उल्का पिंड आता है और यहाँ पर आके जलकर नष्ट हो जाता है, यानी उल्का पिंड यहाँ पर ऐसे भागता है और यहीं पर बर्निंग हो जाता है, जलने लगता है। तो समझ गए ये लेयर क्यों जलाती है, बाकी क्यों नहीं जला पाती है? क्योंकि यहाँ सघनता है, यानी फ्रैक्शन ज्यादा है, घर्षण के कारण ही तो जलता है। तो क्लियर हो गया ये कॉन्सेप्ट। क्वेश्चन ये कई बार आता है, सीधे सीधे नोट कर लीजिए। शीतल मंडल कहते हैं इसे, क्योंकि तापमान गिरता है तो ठंडा होता है, और इसके कारण यहाँ पर उल्का पिंड का नष्ट होता है। क्लियर हो गया? ठीक है, अगली लेयर देखिए, आयन मंडल। आयन मंडल चौथी परत है। ठीक, इसको आयनोस्फीयर कहते हैं। एक और पॉइंट नोट कर लीजिए, इसे ही थर्मोस्फीयर कहते हैं। इसे ही क्या कहते हैं? थर्मोस्फीयर यानी तापमंडल कहते हैं। नोट कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें तापमान पुनः बढ़ने लगता है, क्योंकि यहाँ रेडियो आयनाइजेशन की क्रिया चलती है। क्या? रेडियो आयनाइजेशन, यानी यहाँ पर रेडियो आयनाइजेशन की क्रिया होने से सूर्य की किरणें ज़्यादा ही एक्टिव रहती हैं और यहाँ पर रेडियो एक्टिव तत्व रहते हैं, जिससे आपका रेडिएशन चलता रहता है और यहाँ तापमान बढ़ता है। और एक घटना और होती है, परावर्तन।
किसका परावर्तन, किसका परावर्तन, यहाँ जो आपकी सूर्य सैटेलाइट है हमने तैनात की है कहाँ, आयनमंडल, ऐसे। क्यों, क्योंकि सिग्नल जाता है पृथ्वी से होकर आयनमंडल से होकर के धरातल पर वापस लौटता है। सिग्नल जाता है कहाँ तक, आयनमंडल तक, और धरातल पर वापस लौटता है। इसीलिए ये परत किसके लिए है, संचार के लिए। नोट कर लीजिए, कम्युनिकेशन। ये क्वेश्चन सीधे सीधे मिलेगा आपको अगर आयनमंडल का क्वेश्चन आया कि कौन सी परत संचार में सहायक है, तो आयनमंडल आंसर मानिएगा। आयनमंडल यानी आपका आयनाइजेशन की क्रिया, रेडियो तरंगों की यहाँ पर मौजूदगी के कारण कोई भी सिग्नल जाता है और इस परत से वापस रिफ्लेक्ट होता है यानी परावर्तित होता है पृथ्वी तक, जिस कारण से संचार संभव है। यानी पहले सिग्नल जाता होगा यहाँ और सैटेलाइट फिर टावर तक भेजते होंगे, टावर आपके एरिया तक भेजते होंगे। ऐसे नहीं यहाँ से हमने कॉल किया सीधे टावर पहुँच जाए, ऐसा नहीं होता। वहाँ से जाते हैं, ऊपर आते हैं, ऊपर से आपका डिस्ट्रीब्यूट होता है, फिर एरिया देखा जाता है और टावर तक भेजा जाता है, टावर से फिर आपके घर तक पहुंचता है यानी आपके मोबाइल तक। समझ गए इतना। आयनमंडल तो तापमंडल कहते हैं क्योंकि तापमान बढ़ता है, थर्मोस्फीयर भी नाम है, आयनोस्फीयर इंग्लिश में इसका नाम। ये परत संचार के लिए जानी जाती है। ये परत संचार क्यों, क्योंकि कम्युनिकेशन के लिए जो सिग्नल आया है उसे परावर्तित करके संचार कंप्लीट करती है। क्लियर हो गया। यहाँ पर गौर कीजिए, पांचवी परत। पांचवी परत यानी ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, हाइड्रोजन और हीलियम जैसी हल्की गैसें केंद्रित हैं, ध्यान रखिए। ये क्वेश्चन बनता है, वैसे रेयर केस है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट यही बहुत सारी हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है कि हल्की गैसें किस परत में, तो ध्यान रखिए वायुमंडल है। तो हल्की होगी तो सबसे ऊपर होगी ना, बाहर जाएंगी गैसें, इतना तो आपको कॉन्सेप्ट लगा लेंगे। क्लियर हो रहा होगा इतनी चीजें। देखो हम एक बार रिकॉल कर रहे हैं, पर्यावरण पढ़ा। पर्यावरण में हमारा पहला इंपॉर्टेंट देखा वायुमंडल। वायुमंडल में हमने गैसें देखी, गैसों में जो इंपॉर्टेंट था नाइट्रोजन गैस, नाइट्रोजन 78% थी। फिर हमने देखी दूसरी ऑक्सीजन, ऑक्सीजन 20.99 था, लगभग 21। आर्गन 0.93% था। आर्गन ध्यान रखिए 0.93 पूछा जाता है, भूल जाते हैं हम, याद रख लीजिए। CO2 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड था। गैसें ये इंपॉर्टेंट देखी थी। इसके बाद हमने ये स्ट्रक्चर देखा जो था वायुमंडल की परतें। परतों में देखा तो पृथ्वी से ऊपर की सतह पर जाते हैं तो 5 परतों का सामना करते हैं। उसे इंग्लिश में हमने टस्मिस्क से याद किया, ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटो, मीजो, आइनो एंड एक्सो। और हिंदी में किया छोड़ सबको में आया बाहर, छोड़ से छोड़ सबको समता में, मध्यमंडल आया, आयनमंडल बाहर बाहर, ये याद किया। विशेषता देखी, पहली परत क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल में बादल, बिजली या वर्षा या ओस, कोयला, पारा कुछ भी हो यानी मौसम परिवर्तन जैसी घटनाएं घटित होती हैं। ठीक, इसमें एक पॉइंट आया निकल के, 165 मीटर सतह से ऊपर जाते हैं तो तापमान 1 डिग्री कम होता है। ध्यान रखिए कम होता है, नोट कर लीजिए इसे। और इसी के साथ एक और डाटा हम बता रहे हैं कि यहाँ से जो पृथ्वी की सतह से, यहाँ बात करें पृथ्वी की सतह के अंदर जाएं खुदाई करके तो कितने 32 मीटर चले जाएं तो 1 डिग्री तापमान बढ़ जाता है, 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है यानी वो प्लस हो जाता है। देखो गौर से ये पॉइंट, यहाँ कमी हो रही है ऊपर जाने पर, और पृथ्वी के नीचे अंदर जाएंगे तो वृद्धि होगी। यहाँ नोट कर लीजिए फैक्चुअल डाटा, 32 मीटर जाएंगे तो 1 डिग्री बढ़ जाता है, ऊपर जाएंगे तो घटेगा। नोट कर लीजिए ऊपर जाएंगे तो घटेगा और नीचे जाएंगे तो बढ़ेगा। ठीक है, इतना हमने देख लिया है। इसके बाद हम आए तो आपका इस दूसरा समताप समान तापमान है, ओजोन की मौजूदगी है 15 से 35 किलोमीटर तक, डॉप्सन यूनिट में मापते हैं। समान तापमान होने के कारण वायुयान उड़ाने में ये परत सहायक है। ठीक है, और मध्यमंडल देखा, शीतल मंडल है, उसका पिंड जलकर नष्ट होते हैं। फिर हम देखें आयनमंडल, रेडियो परावर्तन तरंगें यहाँ मौजूद हैं, जिससे रेडियो परावर्तन करके यहाँ पर तरंगों का वापस पृथ्वी पर संचार होता है और संचार कंप्लीट होता है, इसलिए संचार के लिए सहायक परत है आयनमंडल। फिर हम इसी का दूसरा नाम देख लिए तापमंडल यानी थर्मोस्फीयर, और देखिए वायुमंडल यानी एक्सोस्फीयर। एक्सोस्फीयर यानी हाइड्रोजन और हीलियम गैसों का केंद्रण है क्योंकि ये हल्की गैस है। क्लियर हो गया, इतना आपको याद हो जाना चाहिए। कल हम फिर मिलेंगे दूसरे नए वीडियो में। ओके, जय हिंद दोस्तों।